अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी रियासती इदारे से लड़ने नहीं जा रही। सिविलियन बालादस्ती बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ आइंदा इंतखाबात लड़ने का फैसला नहीं किया गया। रऊफ हसन की वजाहत पार्टी के वकील बैरिस्टर गौहर खान के इस बयान पर है, जिसमें गौहर खान ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में PTI सिविलियन बालादस्ती बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ मैदान में उतरेगी। रऊफ हसन के मुताबिक PTI जमहूरी हुदूद, आइन, कानून और सिविलियन आज़ादी की हुदूद में रहते हुए जदोजहद पर यकीन रखती है। पार्टी में कई लोगों ने इस बयान की वजह से परेशानी का इजहार किया है। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने भी रऊफ हसन के बयान की तायीद करते हुए कहा कि PTI की कोर कमेटी ने और न किसी भी सतह पर क़यादत ने ऐसा कोई फैसला किया है कि सिविलियन बालादस्ती बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया इख्तियार किया जाएगा। पार्टी चेयरमैन PTI के इस अज़्म के साथ इंतखाबात में उतरेगी कि मुल्क को रियासत मदीना के असूलों के तहत इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाएगा। PTI की कानूनी टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से आज मुलाकात रही। PTI वकला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया है कि बल्ले का निशान PTI का ही होगा। कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा। जो चेयरमैन PTI हैं वो रहेंगे। वकला ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करने के मुतालबे के साथ साथ इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से मुतालिक भी आगाह किया। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को आज खत लिख दिया है। सदर ने PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से सदर को भेजे जाने वाला खत भी निगरान वजीर आजम को इरसाल किया है। सदर ने अपने खत में लिखा कि तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनियत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। लिहाजा निगरान वजीर आजम हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद मुल्क की छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम की तैयारियां कर रही हैं। मंशूर दिए जा रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की टिकट्स के लिए दरखास्तें मौसूल की जा रही हैं। इंतखाबी इत्तेहाद करने या ना करने के फैसले भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मुल्क की वो जमात जो अब से सिर्फ 19 माह पहले बरसरे इख्तिदार थी, 10 माह पहले 2 सूबों में हुकूमत रखती थी, आज सिर्फ चंद लोगों के अलावा उसकी फर्स्ट सेकंड तो क्या थर्ड ईयर लीडरशिप भी कहीं नहीं। पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मरकजी सदर जेल में हैं। इमरान खान के दाएं बाएं खड़े होने वालों में से बेशतर पार्टी छोड़ चुके या मफरूर हैं। तो ऐसे में जब तक चेयरमैन PTI जेल में हैं, क्या वोटर तक PTI का सियासी पैगाम और बयानिया पहुंच पाएगा? इस पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, इंतखाबात का मौसम, सियासी जमातों की इब्तिदाई सफ़बंदी, चेयरमैन PTI की गैर मौजूदगी में PTI की इंतखाबी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जैगम खान साहब, ये ऊपर मैंने एक बयान का भी जिक्र किया जिसकी फिर तरदीद भी की गई और फिर मुलाकातें, पैगामात पहुंचाना, आपको क्या लग रहा है अगर चेयरमैन PTI जेल में है, जब तक मौजूद है, मामला तो आगे शुरू हो गया इलेक्शन को लेकर, इंतखाबी हिकमत अमली या स्ट्रेटजी PTI की क्या होनी चाहिए कि वोटर तक पैगाम दुरुस्त और वजाहत के साथ यानी बयानिया जा सके? पहली बात तो ये है कि जो सियासी जमातें हैं ये किसी भी मुल्क का बहुत बड़ा असासा होती है। आज अगर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नहीं है, इराक़ नहीं है, लिबिया नहीं है, शाम नहीं है, तो उसकी वजह पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान के हर तबके को किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। इन सियासी जमातों ने मुल्क को बनाया, सियासी जमातों ने पाकिस्तान को आइन दिया, सियासी जमातों ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बनाया। इन सियासी जमातों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने उन लीडर्स को, उन सियासी जमातों को वापस मेन स्ट्रीम में लाया है। और वो सियासी जमातें जो एक ज़माने में गद्दारी के इल्ज़ामात सहती रही, फिर उन्हीं सियासी जमातों ने पाकिस्तान की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी। तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि PTI वापस आएगी, सियासी स्पेस में अपनी जगह क्लेम करेगी और उसको करनी चाहिए। इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। अब आपने आज इस पैनल को इमरान खान की मजलिस शूरा बनाया है, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए चेयरमैन PTI बनाता हूँ
और आपको 3 मशवरे देता हूँ। उन मशवरों से पहले मैं आपसे एक तो ये अर्ज़ करूँगा, कि चेयरमैन साहब आज थोड़ी देर के लिए सबसे पहले अपनी गलती तस्लीम करें। ये नफ़रत अंगेज़ी की सियासत दूसरों के लिए तो बुरी थी ही, ये आपको भी ले डूबी और आपकी पार्टी के लिए भी तबाहकुन साबित हुई। और आपके कुछ गलत फैसलों की वजह से सैकड़ों हज़ारों मासूम कारकुनों को जो नुकसान उठाना पड़ा, उसके लिए उनसे भी माफ़ी मांगे और फिर आगे बढ़ने का अहद करें। इसके बाद मैं आपको 3 हिकमत अमली के पॉइंट्स बताता हूँ। पहली बात, सर्वाइवल पे फोकस रखते हुए इस वक्त अहम फोकस जो होना चाहिए पीटीआई का, वो सर्वाइवल होना चाहिए कि सियासी मैदान में पीटीआई अपने आप को बाकी रख सके। तो इस फोकस के साथ एक मुतबादिल लीडर सामने लाएं, मुतबादिल लीडरशिप सामने लाएं। ये मुमकिन नहीं है कि जेल में पड़ा हुआ एक लीडर जिसको बहुत महदूद इंटरेक्शन है बाहर के साथ, जो तकरीर नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, जिसका मतलब है वो हालात को ठीक समझ भी नहीं सकता और फौरी तौर पर हालात के साथ रिएक्ट भी नहीं कर सकता, तो उसकी जगह कोई और लीडर होना चाहिए जो इस वक्त इस इलेक्शन में पार्टी को आगे लेकर चले। और इस वक्त कैसा लीडर हो सकता है? एक ऐसा लीडर जो इमरान खान को भी काबिल कबूल हो, इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हो। ये इस वक्त की मजबूरी है। ये ऐसा ही है जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अमीन फ़हीम के ज़िम्मा पार्टी लगाई थी, हैंड ओवर पार्टी की थी अमीन फ़हीम के, जो सुलझू आदमी थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल थे और बेनज़ीर साहिबा को भी काबिल कबूल थे। दूसरी बात इस स्ट्रेटजी की कि अलायंसेस बनाने होंगे। इस वक्त अकेले इंतखाबात में जाना ठीक नहीं है। जो पहले मैंने मशवरा दिया कि सुलहजुई की तरफ जाएं, ये उसमें भी हेल्प करेगा। दूसरी पार्टीज़ के साथ अलायंसेस बनाएं ताकि अच्छे तौर पे पूरे मुल्क में इलेक्शन आप लड़ सकें। ठीक। तीसरी बात ये है, और ये बड़ा अहम पॉइंट है और कम्युनिकेशन से भी इसका ताल्लुक है, इस प्रेशर को एडवांटेज में बदलें, मजलूमियत का कार्ड खेलें। इस कौम को मजलूमियत बहुत पसंद है। बड़े से बड़ा बदमाश भी जब मजलूम बनता है तो ये कौम उसको दिल दे बैठती है। तो मैं आपको बदमाश तो नहीं कह रहा, लेकिन मजलूमियत का कार्ड इस्तेमाल करना इस वक्त पीटीआई के लिए बहुत ही अहम है। अपनी बेस के साथ, आखिरी बात, अपनी बेस के साथ मुंसलिक रहें, अटैच रहें, जिसमें यूथ भी शामिल है, मिडिल क्लास भी शामिल है और मजहबी तबका भी शामिल है। ठीक है, ठीक हो गया। अबसार साहब, अली मोहम्मद खान साहब का बयान, पीटीआई इस अज़्म के साथ मैदान में उतरेगी कि मुल्क को रियासत मदीना के उसूलों के तहत इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाएगा। क्या पीटीआई 3.5 साल की कारकर्दगी की बजाय मजहब कार्ड अवाम के सामने रखेगी? और फिर बुनियादी सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। बदकिस्मती होगी अगर फिर उसी रास्ते पे लेके जाएंगे, मदीना की रियासत बनाना, और फिर जो करतूत सामने आ रहे हैं सबके, उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी और फरा गोगी और खबर मानिका और उसके बच्चे, और उसके अलावा जितने यहाँ पे ये जो शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फ़ारूक हबीब ने की है, सदाकत अब्बासी ने की है, उस्मान डार ने की है, अगर वो रियासत मदीना बन रही थी, मैं किसी के ज़ाती, आपको पता है मैं बात करता ही नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ हुकूमत जिस तरीके से चलाई गई उसका कल ट्रंप ने भी जिक्र किया है कि सुलेमानी जो ईरानियन जनरल था उसको जब मारा है तो इमरान खान साहब ने फ़ोन करके कहा कि ये तो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या था। ये रियासत मदीना में ऐसे हो सकता था क्या? रियासत मदीना में आने वाले चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जा सकता था और उसको परसू किया जा सकता था, उसके ख़िलाफ़ मीडिया कैंपेन चलाई जा सकती थी। क्या रियासत मदीना में आने वाले आर्मी चीफ का रास्ता रोकने की गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से कोशिशें की जा सकती थी? अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का, हैंड पिक्ड, जो आपकी पॉकेट में हो उस बंदे को आप आर्मी चीफ बनाने के लिए हर हद तक जा सकते थे। तो ये, और फिर इकॉनमी का जो हाल है, जो वादे थे, कल हम मंशूर की बात कर रहे थे, मंशूर में वादा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होता है, तो मंशूर में वादे होते हैं, तो वो सारा देख के मेरी अली मोहम्मद खान साहब से भी गुजारिश है कि उनके बारे में भी लोग मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं। अब उनके इस तरह मज़हब को हर वक्त कंधे पे उठा के फिरते रहते हैं,
मजहब को मजहब ही रहने दें, अपना प्रोग्राम लेके आए, लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या उन्होंने किया है पहले। उनके पास तो बड़ा आसान है ये बताना कि 3.5 साल हमने ये किया है, हमने ये वादे किए थे, हमने ये किया, क्योंकि फ्रेश है ना। नवाज शरीफ को तो 2017 की याद दहानी करवानी पड़ेगी, इनको तो याद दहानी नहीं करवानी पड़ेगी, तो वो बताए। और दूसरा जो है, देखिए मजलूमियत कार्ड अगर वो खेलेंगे, जो कि जैगम साहब ने कहा, तो अगेन मैं समझूंगा कि लोगों को एक दफा और बेवकूफ बनाने की तैयारी हो रही है। ठीक है। जो कुछ पीटीआई ने किया, देखिए तमाम सियासी जमातों ने कुछ ना कुछ किया है अपने माजी में, गलतियां भी की हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां किसी ने नहीं की। और फिर इतनी बड़ी गलतियां करने के फौरन बाद महीनों हफ्तों में जमीन पे लेट जाना, ये किसी सियासी जमात ने नहीं किया। जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, 11 साल उसकी जमात के लोगों ने फांसियों पे गए, कोड़े खाए, अपने आप खुद सोजी की, मुकदमात का फैसला सामना किया। उसके बाद बेनजीर भुट्टो 10 साल स्ट्रगल करती रही। नवाज शरीफ की जमात इसी तरह 2 दफा स्ट्रगल कर चुकी है, जेलों में गए, 10-10 साल बाहर रहे, भुगता उन्होंने भी। तो ये पीटीआई के अंदर से वो जो है ना लाडलापन के मैं लाडला हूं, ये चीज निकलेगी। ये नार्सिसिज्म है ना जो, ये इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा चुका है। वो जो अभी मजलूमियत कार्ड की बात हुई है ना, पहले बंदा खड़े होकर कहता है कि मेरी गलती थी, मैंने ये गलती की, मुझे सजा मिली, अब मुझे आगाज यहां से होगा। वो अगर हौसला नहीं है, और हौसला सिर्फ ये कि दूसरे अपनी गलतियां मानते रहें और मैं वहीं उसी हवा के घोड़े पे सवार हूं, ये मुमकिन नहीं है। और ना ये होना चाहिए। सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए पीटीआई को, लेकिन खुलूस नीयत के साथ, बदनीयती के साथ नहीं कि एक बंदा छोड़ा हुआ है अवाम को बेवकूफ बनाने पे रियासत मदीना और अंदर से झूठ और बदनीयती, ये मुनासिब नहीं, ये मुनासिब नहीं। खुलूस नीयत के साथ सर्वाइवल मोड की बात करें। अब सार साहब, शहजाद साहब, 3.5 साल की कारकर्दगी, बेशतर अरकान असेंबली की मर्जी के बगैर असेंबलियां तोड़ना, इस्तीफे देना, 9 मई रियासत पर हमला, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए पीटीआई को? क्या चेयरमैन पीटीआई को फिर वैसी अवामी मकबूलियत मिल सकती है? देखिए, जिस तरीके से पीटीआई की जो गलतियां हैं और जो ब्लंडर्स हैं, जिस तरह वो इस टीवी के ऊपर और अखबारात में और मीडिया में और पाकिस्तान में जिस तरीके से बयान हुए हैं, मेरे ख्याल में अब किसी और को कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो उनको दोबारा दोहराए। इतना ज्यादा ये हिफज हो चुकी है हर चीज। तो पीटीआई को जितनी मात देनी थी, जो मारना था, जिस तरीकों से मारना था, मेरा ख्याल है उस तरीके से तो अब कोई कसर नहीं रहेगी। लेकिन मेरी नजर के अंदर आपने एक सवाल पूछा कि पीटीआई क्या बयानियां लेके जाएगी लोगों के पास। ये वाहिद इलेक्शन है जो आने वाला है 2024 में इंशाल्लाह, जिसके अंदर मेरी नजर में पीटीआई को किसी बयानिया की जरूरत नहीं है। एक अनकहा बयानिया है जो ऑलरेडी उसके वोटर्स के पास एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसी चार्ज कैपेसिटी है जिसको कि पता नहीं किस तरीके से या जायल किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा, या इसको कोई इस्तेमाल करने की हिकमत भी रखता है या नहीं। तो ये 2-3 चीजें हैं। उसके बाद पीटीआई का रहना क्यों जरूरी है? पीटीआई का रहना इसलिए जरूरी है हमारे सियासी निज़ाम के अंदर, जिस तरीके से जैगम साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कौम का और किसी भी सियासी निज़ाम का असासा हुआ करती हैं। ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी है, जिसने बेशुमार ब्लंडर्स भी किए, गलतियां भी की, और अब उसको एक और मौका मिल रहा है रिफ्लेक्ट करने का और दोबारा से अपनी चीजें करेक्ट करने का। एक बात। दूसरी बात, ये वो पार्टी है जो कि पीएमएलएन और पीपीपी को चेक में रख सकती है। वरना क्या होगा, पीएमएलएन और पीपीपी 2 मेजर और बड़ी पार्टियां होते हुए पाकिस्तान में इधर तुम उधर तुम इधर हम, और कभी हम कभी तुम की खेल खेलते रहेंगे, और कभी भी अपने किरदार को और अपने अमल को कभी चेक नहीं करेंगे और अपने कमल को बेहतर नहीं कर पाएंगे। पीटीआई वो चेक जरूर और चैलेंज जरूर लेके आएगी इन पार्टियों के अंदर, जो मजबूर करेगी कि ये अपने आप को बेहतर और इंप्रूव करें। दूसरी बात, ये एक नौजवानों की पार्टी है, और नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल और असासा हुआ करते हैं। मेरे ख्याल में उन नौजवानों को इस सियासी अमल का हिस्सा बनाए रखना, और चाहे वो पीटीआई के थ्रू हो, बाकी पार्टीज कन्वेंशनल पार्टीज हैं, रिवायती पार्टियां हैं, लेकिन इन लोगों के लिए, खासतौर पे पीटीआई के लिए, इन लोगों को इसका हिस्सा बनाए रखना बहुत लाजमी है। चीजें क्या है करने वाली? नंबर 1, इमरान खान साहब मान लें कि उनकी मुश्किलात जल्दी आसान नहीं होने वाली, खलासी नहीं होगी। ये जो बार बार आता है ना, इमरान खान निकलेगा और वो इलेक्शन को लीड करेगा, नहीं करेगा। मान लो इस चीज को, पहली बात यह है नहीं करेगा, इसका मतलब है कोई और करेगा, वो आप तो नहीं करेंगे। और अगर आप ये मानने को तैयार हो जाएं तो फिर सबसे पहले तफवीज कर दें ये जिम्मेदारी उन लोगों को जो कि इस वक्त बाहर है, चाहे वो हामिद खान है, चाहे वो शफकत महमूद है, चाहे वो असद उमर है,
चाहे वो फवाद चौधरी इधर से उधर जा रहा है, जो भी है, लेकिन जो भी लोग हैं उसके अलावा, और फिर मेक श्योर करें, ये मेक श्योर करें, छोड़ गए थे लेकिन पता नहीं ना चलता वो किधर किधर जा रहे हैं। कभी कपड़ा उनके कपड़ा उनके मुंह पे हर वक्त डाला रहता है ना, इसलिए ये नहीं पता लगता कि वो किधर को जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हर हल्के से लोग खड़े करें। जरूरी नहीं कि ये अब बैरिस्टर गौहर खान भी खड़े हो सकते हैं, जो मर्जी खड़ा हो कर सकते हैं, लेकिन खंबे भी खड़े करने पड़े तो करें, ताकि अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जो कि इन्होंने पिछले व्हाटएवर नंबर ऑफ इयर्स, 11 साल में, 12 साल में, जो भी लोग कहेंगे, पाशा से लेके अब तक, लाने से लेके तब तक, वो जो है उसको टेस्ट करें कि कितनी इन मुश्किल हालात में भी कितनी जान रह गई है इसके अंदर। ये सबसे जरूरी है। और उसके बाद जब तक इस कंफ्यूजन को खत्म करेंगे तो उसके बाद फिर पीटीआई का पता लगेगा कि किस जगह पे खड़ी है और आइंदा के लिए क्या करना है कि अपने आप को बेहतर तौर पर कौम के सामने ला सके। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, इलेक्शन साइंस की हमेशा बात की जाती है, सरबराह ना हो पास, बयानिया बात दुरुस्त और पहुंच पाएगी, नज़्म ज़ब्त बरकरार रहेगा। एक बात की शहजाद साहब ने कि बयानिया की जरूरत नहीं, तो क्या किसी इंतखाबी हिकमत अमली की जरूरत है पीटीआई को, या उसकी भी जरूरत नहीं? 2018 का इलेक्शन जी, नाहल शख्स के नाम पर पार्टी रजिस्ट्रेशन, नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन में तलब, साबिक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया, उनके नाम से पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। 2018 का इलेक्शन, नैब नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार, अरबों रुपए की करप्शन। 2018 का इलेक्शन, नवाज शरीफ 11, मरियम 8, सफदर को 1 साल कैद, 165 करोड़ रुपये जुर्माना, लंदन फ्लैट जब्त, बेटी दामाद नाहल। 2018 के इलेक्शन, जरदारी के बाद जाने पर पाबंदी। आप भी फिर प्रोग्राम अपनी मर्जी से कर लिया करेंगे। नहीं, पीटीआई के ऊपर आप पीछे चले गए। हम 24 के इलेक्शन के लिए पीटीआई के पास क्या इंतखाबी हिकमत अमली होनी चाहिए? इफ्तिखार साहब। ठीक है, दोस्तों ने बड़ी उनका केस बहुत अच्छा प्लीड किया। नहीं, आप कहें, मैं ये कह रही हूँ कि इंतखाबी हिकमत अमली की ज़रूरत है, नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, उन्होंने बता तो दिया कि उनका नाम ही काफ़ी है। वो वकला को ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं स्पेस दी जाए, काम करेगी उनके लिए ये? वो उनकी मर्जी है। आपका ओपिनियन है, ये इलेक्शन साइंस है। आपने सुना नहीं कि उनका नाम ही काफ़ी है? अच्छा, चलें बताइए। देखिए, आपका सवाल यहाँ तो सवाल तरतीब न दिया करें। आपका सवाल है कि चेयरमैन पीटीआई की गैर मौजूदगी में पीटीआई की इंतखाबी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इससे पहले भी सियासी जमातें के साथ जो हुआ, मैं अर्ज़ कर रहा था, आपने मुझे रोक दिया। जरदारी के बाहर जाने पर पाबंदी, 2018 का इलेक्शन हुआ। नूर लीगियों के घरों पर छापे, गिरफ्तारियाँ, कारकुनों का एहतजाज, मरियम और हुसैन के बेटे जुनैद और ज़िक्रिया लंदन में गिरफ्तार। अब मतलब है कि इन सारे हालात के बावजूद इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। उन्होंने एक रास्ता निकाला, बिल्कुल निकाला, बिल्कुल। तो क्या इसके लिए कोई खुसूसी रियायत दी जाए एक पार्टी को? और जो ये आर्टिकल 17 की बात की जाती है, द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन imposed by law in the interest of the sovereignty and integrity of the Pakistan public order or morality। को खुली छुट्टियां तो नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप तो अभी तो जो दोस्तों ने कहा वो तो कहा कि मजलूमियत का कार्ड खेले, मसला ही कोई नहीं, उनको काम करने की जरूरत ही नहीं, तो इसमें मैं क्या इजाफा कर सकता हूं? बात तो सब यही एक ही बात कर रहे हैं कि उनको अपनी गलतियों को तस्लीम, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो, मैंने तो खुद कहा कि अगर वो जेल में है तो उसके पीछे जैसे बाकी सियासी जमातों पर हवाला भी दिया ज़ैगम साहब ने कि अगर लोग नहीं थे तो उन्होंने अपनी 2nd ईयर 3rd ईयर जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उसको सामने लेकर आए आप, ताकि निजाम जमात का चले, वोटर को आप एक्सेस कर सको। अगर इस पार्टी का लीडर किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता, यही तो पूछे फिर क्या हिकमत अमली आपके कहने पर, मेरे कहने पर, ज़ैगम के कहने पर, अबसार के कहने पर तो नहीं वो मानने को तैयार। असल इशू तो ये है। और अब अलवी साहब को, आपने अलवी साहब का भी तज़किरा किया कि उनको भी कोई दरख्वास्त दे दी गई है, ख़त लिख दिया गया। तो ख़तों पे लिख के पार्टियां नहीं चला करती। नहीं तो फिर जमात का सर्वाइवल है या नहीं? बिल्कुल, मैंने आपके इस प्रोग्राम में कहा, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि डेमोक्रेट होने की हैसियत से मैंने कहा कि पार्टी को बैन मत कीजिएगा। मैंने डेमोक्रेट के तौर पर कहा फांसी मत दीजिएगा। मैंने डेमोक्रेट के तौर पे कहा कि इनकी पार्टी का निशान बैलेट पेपर पे होना चाहिए, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, और यही मैं उनकी फेवर कर सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका के लिए। लेकिन अगर ये ब्लैकमेलिंग की जाएगी और अगर कहा जाएगा कि उनको किसी काम के, उसी मुहिम की ज़रूरत ही नहीं है,
उनका बयानिया ही काफ़ी है, तो फिर आने वाले नताइज जो होंगे वो आपके सामने होंगे। और इस खदशे का मैं इजहार कर चुका हूँ कि खुदा न खास्ता इलेक्शन वाले दिन वो हंगामे न शुरू हो जाएं जो उससे पहले 1977 में हुए थे। ठीक है जी, पीटीआई की इंतखाबी हिकमत अमली पर पैनल ने राय रखी। गरीम करें, सर्वाइवल मोड पर काम करें कि किस तरीके से बेहतर तौर अपने वोटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मुतबादिल लीडरशिप और खुलूस नीयत के साथ आगे बढ़ने पर बातचीत। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंतहाई अहम मामला, आज निगरान वजीर आजम की तरफ से 2 टोक और सख्त लहजे में पैगाम दे दिया गया है। इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1 नवंबर से अब तक 2.5 लाख के करीब लोग अपने वतन लौट चुके हैं। मजीद गैर मुल्कियों के जाने का सिलसिला जारी है। चंद रोज कबल अफगान हुकूमत की जानिब से इस मामले पर न सिर्फ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को धमकियां भी दी गई। आज निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने इस मामले पर मीडिया पर खुलकर बात करते हुए कहा कि जब भी अफगानिस्तान पर मुसीबत आई, पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद की। 40 लाख अफगान शहरियों को खुले दिल से खुशामदीद कहा। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनने के बाद बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर नकल मकानी करके पाकिस्तान आए। 8 लाख अफगान शहरियों को अबूरी तौर पर सिटीजन कार्ड मुहैया किए गए। पाकिस्तान के अवाम ने अफगान मुहाजिरीन का खुले दिल से इस्तकबाल किया, मगर बदकिस्मती से तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में 500% दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% इजाफा हुआ। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोशिश थी ऐसे मामलात को मीडिया पर लाए बगैर इफ़हाम तफहीम से हल कर लिया जाए। इस सिलसिले में अफगान अबूरी हुकूमत को सिफारती, सियासी, फौजी, रस्मी, गैर रस्मी ज़राए से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का कलाकमा करने का वाज़ेह पैगाम दिया जाता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने कोई ठोस इक़दामात नहीं किए, जिसके बाद दाखिली मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया। निगरान वजीर आजम ने अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात को अफसोसनाक करार देते हुए वाज़ेह किया कि कोई सफ़ीर वजीर आजम पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर सकता, न ही पाकिस्तान किसी मुल्क का कोई दबाव लेगा। कुछ भी हो जाए, गैर कानूनी तारिकीन की पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। यही नहीं, उन्होंने अफगान रहनुमाओं के हालिया बयानात के बाद हमलों में तेजी आने को मायने खेज करार दिया। निगरान वजीर आजम ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस पाकिस्तानियों को हमारे हवाले किया जाए। पाकिस्तानियों को वसूल करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तालिबान हुकूमत कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये उनके और हमारे हक में बेहतर है। इसके साथ ही वजीर आजम ने 2 टोक अंदाज में कहा कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान या कलअदम TTP में से किसी एक का इंतखाब करे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, वजीर आजम का आज का लहजा और बॉडी लैंग्वेज वाज़ेह तौर पर पैगाम देती। दहशत गर्दी में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलव्वस, अफगान रहनुमाओं की धमकियां अफसोसनाक। कोशिश थी मीडिया पर मामला लाने की बजाय फ़हम तफहीम से हल किया जाए। वजीर आजम, रियासती पॉलिसी के बावजूद वजीर आजम को मीडिया पर वजाहत की ज़रूरत क्यों पेश आई? शहजाद साहब। आयशा, पाकिस्तान मेरा ख्याल है एक बहुत ही मुश्किल हमसाए के साथ मामलात में उलझा हुआ है। अफगानिस्तान की हद तक मैं समझता हूँ भारत के साथ तो बड़ा वाज़ेह है कि एक दुश्मन का रवैया है, एक दुश्मनी है जिसको कि हमने डिफाइन किया है, उन्होंने भी और हमने भी। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जो बरादर भी है, जो दोस्त भी है, जहाँ से हमले भी पाकिस्तान पे होते हैं, जहाँ पर लोग यहाँ भेजे जाते हैं जो कि यहाँ पर रहते भी हैं, नकल मकानी भी करते हैं। उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गई है अफगानियों की अभी ये। तो ये जब मुश्किलात इस तरह की आती हैं, उनके लीडरान इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल के ऊपर, डिफेंस मिनिस्टर लेवल के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करती है और कहती है कि जितने लोगों को आप निकाल रहे हैं ये तो दर हकीकत अपने ही इलाके में रह रहे हैं। वो बाढ़ को नहीं मानते, वो पाकिस्तान के इलाके को नहीं मानते, वो बॉर्डर को नहीं मानते। वो कहते हैं ये सारा इलाका हमारा है। और ये हमें पता है कि ड्यूरेंट लाइन या उसके बाद से पहले के जो मामला हैं किस तरीके से अपना हक जताते हैं इन तमाम चीज़ों को। और जब ये चीज़ें हमारी माजी के अंदर एक हैसियत रखती हैं और उसके बाद ये बार बार इनका इयादा किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। अभी पिछले दिनों के अंदर अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट गेम खेल रहा है, लेकिन एक गेम के बाद जिसमें गालिबन उन्होंने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद उन्होंने जो उनके खिलाड़ी ने बात की, उन्होंने कहा मैं ये उन लोगों के नाम कर रहा हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान से बेदखल किए जा रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक कानूनी गैर कानूनी की बात नहीं थी। इस वक्त जितना हमला पाकिस्तान पे हो रहा है, पाकिस्तान की तनसीबात पे हो रहा है, पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पे। और 12 पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आपने देखा, आपने कहा 500 हमले हुए और किस तरीके से उनका किस तरीके से बढ़ाया गया। अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है, वो असला इस्तेमाल हो रहा है जो कि अमरीका जाते हुए अफगानिस्तान की
तालिबान की हुकूमत को दे गया था, वो किस तरीके से टीटीपी के हाथों में जाता है, वो टीटीपी किस तरीके से हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान आज अपने खून की कुर्बानी दे के, अपने खून की, अपने जवानों की, रोजमर्रा की बुनियाद पे इस रिलेशनशिप को, इस तल्लुक को अफगानिस्तान के साथ निभा रहा है, और अभी भी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से ये मामला सुलझ जाए, उलझे ना और ना उलझे। क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल है वो काम करना जो अमेरिका ने आके अफगानिस्तान पे किया, या जो अमेरिका ने आके कुछ पाकिस्तानी इलाकों पे किया अपने ड्रोन्स के सिलसिले में? क्या मुश्किल है हमारे लिए ये करना? आसान तरीन चीज है, जबकि एक मुल्क को बिल्कुल उसके पास कोई ऐसी कुव्वत नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके। लेकिन कोशिश यही है, चाहे वो वज़ीर आज़म करे, चाहे कोई और करे, चाहे कोई जिस तरीके से भी कहा जाए कि अफगानिस्तान को आज भी अपील कर रहे हैं सब लोग। पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स चेंज हुई, पाकिस्तान की सियासत चेंज हुई, पाकिस्तान का क्राइम इंडेक्स चेंज हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बदल के रह गई, क्योंकि इतने माशाल्लाह से हमारे लोग, इतने अफगान लोग हमारे पास आके बसे, तो तमाम का तमाम पैराडाइम बदल के रह गया। हम अब इतनी मुश्किलात में घिर चुके हैं कि हम कह रहे हैं खुदा अब आपके वहाँ अमन है, अब आपके यहाँ बेहतरी है, अब आप अपने मुल्क वापस चले जाइए। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने फिर से एक वो मिन्नत की जिसकी बुनियाद पे अगले शायद 3 हफ्ते, अल्लाह ना करे 4 हफ्ते, 2 महीने, कितनी देर हम फिर शहीदों के खून की कुर्बानी देते रहेंगे, और वो नहीं करेंगे जो कि हमें गालिबन इस वक्त करने का वक्त आन पहुंचा। ठीक है इफ्तिखार साहब, आज वज़ीर आज़म को बड़ा दो टोक मीडिया के सामने उन्हें कहना पड़ा कि आप जिस तरह हमें ट्रीट कर रहे नहीं कर सकते, हमारे मसाइल हैं, हमारे वसाइल जितनी सकत रखते उतना उठाया। ये क्यों नहीं बात सरहद पार समझ में आ रही कि नुकसान में हैं दोनों मुल्क इस बायस? देखिए, वज़ीर आज़म ने ड्यूरेंट लाइन के बारे में बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है। बिल्कुल। और उसने कहा कि ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है और दुनिया इसको तस्लीम करती है, और मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ, और मुझसे ये जो सवाल किया गया है ये भी गैर मुनासिब था। जब ड्यूरेंट लाइन को हम तस्लीम करते हैं, हमारे पाकिस्तान के आइन का जो पहला आर्टिकल है जिसमें हमारे हदूद का तयन किया गया है, उसमें ड्यूरेंट लाइन की मौजूदगी है। तो ये कौन है जो हमें ये बता रहे हैं? ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं जज्बाती गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन उनको समझना चाहिए कि वो क्या बात करना चाहते हैं। बिल्कुल शहजाद साहब ने सही कहा, क्या चीज़ें हैं। हम उनको, अगर हम उनका करें उनके पीछे ताक़ब, तो इट्स ए मैटर ऑफ ओनली फ्यू आवर्स। तो फिर को नुकसान क्या होगा? फिर यहाँ पे शुरू हो जाएगी ये खेल कि हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाइयों को मुसलमान भाइयों ने मार दिया। तो उन मुसलमान भाइयों को भी तो सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो इसका क्या फ़ायदा उठा चुके हैं इतने सालों में, और कब तक वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं रहेगा हमारे लिए। और उनके लिए भी ये बहुत बुनियादी सवाल शहजाद साहब ने उठाया। असला तो दे के गए तालिबान को, और वो असला इनके पास कैसे आया? और हमें ये वो तालिबान के इनके रहनुमा कहते हैं जी हमारी सरजमीन तो इस्तेमाल आपके ख़िलाफ़ हो नहीं रही। असला हो रहा है, सरजमीन ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही। हमारे सैकड़ों शहीद हो चुके हैं इन द लास्ट 5-4 महीने के अंदर, जिसमें कर्नल भी हैं, जिसमें सिपाही भी हैं, जिसमें मेजर भी हैं, जिसमें हवालदार भी हैं, जिसमें सूबेदार भी हैं। तो यार ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? एक हद होती है ना हर एक चीज़ की। तो फिर यहाँ भी एक हंगामा होगा पाकिस्तान के अंदर कि भाई जो लोग सरहदों की हिफाज पे खड़े हैं उनको एक इलेक्शन दिखाना पड़ेगा। और मुझे तो दुख होता है और खौफ आता है एक ऐसी बात को सुनकर कि एक आदमी ने कहा कि पाकिस्तान के तो 3 सूबे रह जाएंगे। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि अगर पाकिस्तान के 3 सूबे रह जाएंगे तो एक सूबे के अंदर अगर ऐसे हालात हैं तो क्या उस शख्स ने जो बात कही थी उसके ज़हन में कोई चीज़ थी? क्या वो कोई ऐसी चीज़ सोच रहा था? और अगर ऐसी चीज़ सोच रहा था तो फिर इसकी उसी तरीके पर न सिर्फ इंक्वायरी होनी चाहिए बल्कि इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। ठीक, देखें, इस्लाम, दीन, मोहब्बत, बरादरी सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अब मुल्क के साथ कंप्रोमाइज़ मैं ना करने की इजाज़त दूंगा और ना किसी को दी जानी चाहिए। हमने जो भी ड्रामा खेला कि जनाब उनको हम बचाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि रूस उन पे जारे हो गया है, कहाँ गया? उनके मुल्क में आ रहा है। तो क्या मेरे मुल्क में जारियत की इजाज़त है? यानी मेरा मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल। मैं इसको तस्लीम करने को और कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल
निगरान वज़ीर आज़म के इन गुफ्तगू जो उसने की है 100% उसकी हमायत करता है। दुरुस्त। ये रियासती पॉलिसी अब सार साहब बन गई है और आज की गुफ्तगू बताती है कि बर्दाश्त की वो हद खत्म हो गई। ये बात समझ से बाहर है कि अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि जो उसके गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद लोग हैं हम उन्हें वापस भेज रहे हैं, उनको लें, वो इस पर रजामंद नहीं है। रजिस्टर्ड लोग तो बैठे हैं पाकिस्तान में, मगर वहां से धमकियां दी जा रही हैं। ये सॉर्टेड आउट हो जाएगा मामला इतने आराम से? दो बड़ी मज़ेदार बातें हुई हैं मुझसे पहले। एक तो शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारा मुल्क उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया। इस पे मुझे एक शेर याद आया, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। सब कुछ करके अब सोचते हैं ये हम क्या कर बैठे हैं। कितने सालों तक हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सुनते रहे, अफगानिस्तान हमारी है, और आज पता चला है कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से हम उनकी गंदी कार्रवाइयों के और दहशतगर्दी के मराकज़ के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारा मुल्क बन गया। बहुत अफसोसनाक ये हकीकत है और इस पर हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात की इफ्तिखार साहब ने, कौन से दीन की बात कर रहे हैं, कौन सा इस्लाम और कौन सी बिरादरी। अगर मैं तारीख़ में जाऊँ और अब्दाली के कारण में बताना शुरू करूँ, पाकिस्तान को ताना हमेशा दिया जाता है और पंजाब को भी कि हमने पिछले 40 साल में बड़ा जुल्म किया। जो किया मानना चाहिए, मैं अपनी गलती, इस पर कोई मैं डिफेंस नहीं उसका मेरे पास, और ना मैं इसको डिफेंड कर सकता हूँ, मैं नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी की हमने। लेकिन सिर्फ 40 साल चलो किए। तारीख़ में जाएँ, अब्दाली ने क्या किया था यहाँ पे आगे जब बार बार आता था। तारीख़ की किताबें पढ़ें, तालिबान और उनके लीडर भी, और बताएं कि कौन से इस्लाम में ये लिखा है कि इस तरह आके पूरी की पूरी आबादियों पे जुल्म करें, उनके फसलों और घरों को आग लगा दें, औरतों को रेप करें इसके बगैर। और उसमें कोई इस्लाम, कोई बरादरी, कोई मज़हब, कोई दीन का रिश्ता नहीं था। उन्होंने देखा जब अब्दाली के साथ आए थे और यहाँ पे उन्होंने औरतों पे जो जुल्म किए वो तारीख़ का हिस्सा हैं। स्याह चेहरे हैं इनके, अब्दाली और उसके साथ आने वालों के। इस मुल्क पर जो उन्होंने, इस खित्ते पर जो उन्होंने जुल्म किया उसको छोड़ दें। जब पाकिस्तान बना, एक इस्लामी मुल्क बना था, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बना था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, उसका नाम है अफगानिस्तान। यह है हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क। फिर उसके बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम को जब टारगेट किलिंग की गई, उनकी कत्ल किया गया, उसमें एक अफगानी मुजरिम था उसका, और उसके पीछे कौन थे, ये एक अलग कहानी है। तो ये मैं सिर्फ दो वाकयात बताता हूँ, बाकी छोड़ें जो कुछ हुआ। तारीख में जाएंगे तो तारीख की परतें उठाते जाएंगे, अंदर से बदबू निकलेगी। ठीक है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, ये तालिबान को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं इस खित्ते के साथ। अमन अमान से रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के घर की बाउंड्रीज का ख्याल करेंगे, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, जाएं अपने मुल्क और कानूनी तौर पे वापस आए, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, और यही बात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बार बार कही गई कि आपको आना है, आप बेशक आए, डॉक्यूमेंट्स के साथ आए। ज़ैगम साहब, आगे ही जाना है, जाहिर बात है, फ्यूचरिस्टिक बात ही होगी और वही हल होता है। माजी अपनी जगह, सबक सीखने के लिए ये फरमाइएगा कि क्या ये जो आज पैगाम दे दिया गया कि बस बहुत हुआ, हमारी बर्दाश्त खत्म, चीज़ों को सेटल डाउन करें, खुद भी अमन से रहें और हमें भी रहने दें, मामलात आराम से इस तरफ चले जाएंगे? इस वक्त पाकिस्तान में 30 लाख से ज़ायद अफ़गान कानूनी और गैर कानूनी क़याम पज़ीर हैं। अफ़गानिस्तान की आबादी है 4 करोड़। इसका मतलब ये है कि हर 12वां अफ़गान, 11 अफ़गानिस्तान में रहते हैं और 12वां अफ़गान पाकिस्तान में रहता है। और ज़रा तसव्वुर कीजिए उस मुल्क के नाआक़बत अंदेश हुक्मरानों का कि पाकिस्तान में अगर हर 12वां पाकिस्तानी मुल्क से बाहर होता, किसी एक मुल्क में होता, तो उस मुल्क में 2 करोड़ पाकिस्तानी होते। फ़र्ज़ कीजिए सऊदी अरब में, मलेशिया में 2 करोड़ पाकिस्तानी हैं, तो हम उस मुल्क के साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे? और ये नाक़बत अंदेश हुक्मरान किस तरीके से बिहेव करते हैं? स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में टेंशन्स भी होती हैं, लेकिन एक नफ़रत अंगेज़ी का जो प्रोजेक्ट 20 साल वहाँ पिछले हुक्मरानों ने चलाया, जिसका नतीजा ये था कि पाकिस्तानी काबुल के बाज़ार में बैठकर पाकिस्तानी ख़ुद को कहकर चाय का कप नहीं पी सकता था, उसे कहना पड़ता था कि मैं भारतीय हूँ। हमारा ख्याल था कि वो नेशनलिस्ट हैं। अगर हम अंदरूनी सियासत को आगे पीछे करके उनकी जगह इस्लामिस्ट ले आएँ तो उनको बड़ा इस्लामी बिरादरी का ख्याल होगा, वो हमारे भाई बन जाएंगे, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं रहेंगे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का आसान मतलब ये था कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत हो
जो पाकिस्तान से फ्रेंडली हो, ताकि हमें एक बॉर्डर पे ख़तरा है तो दूसरे पर ना हो। लेकिन उसके लिए जो अंदरूनी सियासत में मुदाखलत की गई और तालिबान को सपोर्ट किया गया, आज उससे बड़ा अजाब, बहुत बड़ा, उससे बड़ा अजाब जो है वो हमारे सामने है। ये लोग हैं जिनको 2 साल में इतनी सपोर्ट की गई कि पाकिस्तान ने खुद को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा के तिजारती मराद दी उनको, उनके लिए बॉर्डर खोले, उनकी मदद की कि इस वक्त बहुत मुश्किल में है, इनकी मईशत ज़रा संभल जाए। जवाब में हमें क्या मिली? दहशतगर्दी। और अब हमें होश आया और अचानक हमें ख्याल आया कि ये तो बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो गया है। यहाँ जो अफ़गान रह रहे हैं, जिनमें से अक्सर लोग, देखें किसी भी आबादी के अक्सर लोग मासूम मेहनतकश होते हैं जो अपने बच्चे पालना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत से अफ़गान तालिबान के एसेट्स छुपे हुए हैं, जिन्होंने अब मिलकर वो कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं, दहशतगर्दी में उनका फुटप्रिंट करना शुरू हो गया। और फिर और हमने बड़ा कारनामा कर दिया, वो तो एक अलग बात है कि 2021 के बाद 6 लाख लोगों को अमेरिका की और मगरिब की फरमाइश पर आने दिया, कुछ को वीज़ों पे, कुछ को वीज़ों के बगैर। 2 साल के बाद अमेरिका ने छांटी करके कहा कि ये 25,000 हम ले लेंगे, लेकिन इन 25,000 की भी अगले 2 साल छांटी करेंगे। अब बाकी 5,75,000 कौन बचे हैं, ज़रा सोचिए इसमें कौन कौन हो सकता है। अफगान नेशनल आर्मी के भारत के तरबियत याफ्ता अफसर, दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसियों के एसेट्स, CIA के एसेट्स, रा के एसेट्स, किसने ये पॉलिसी बनाई? पता ही नहीं है कि उनमें से कौन क्या है। मैंने नहीं बनाया। जी पूछना चाहिए उनको। हम देखें, हम सब सवाल करते हैं उन पर, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ज़ैगम साहब, ये तो अब इतनी खतरनाक बात है जैसे आपने खोल के रख दी है कि दुनिया भर की एजेंसियों के एसेट्स हम रख के बैठे हैं, तो वो किसके लिए काम कर रहे होंगे इस मुल्क में? तल्ख हकीकत हमें 2021 में हमें उस वक्त डॉक्यूमेंट करना चाहिए था। अगर आपने आने दिया तो उस वक्त हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए था। आज हमें पता चला कि हमारे पास तो डबल थ्रेट है, तो अपने बंदे डॉक्यूमेंट कर, पुराना थ्रेट भी मौजूद है, नया थ्रेट भी मौजूद है। तालिबान के एसेट्स अलग बैठे हैं, इंडिया के और वेस्टर्न एजेंसीज के अलग बैठे हैं, और नज़ला किन पर भी गिरा? गरीब लोगों बेचारों पर जो रजिस्टर नहीं करवा सके अपने आप। वो साबित ही नहीं कर सकते कि हम 3 जैगम साहब, वो जिन्होंने करना था वो मसरूफ थे कहीं और। हल क्या है? नहीं जैगम साहब, आज हल क्या है? कितने जैगम साहब, ये सारी सूरत जो आपने बताई बड़ी गंभीर है और दुनिया सुन रही है, कौम सुन रही है। इसका हल आप क्या तजवीज़ करते हैं? बस मुख्तसर देखिए हल यही है कि हमें जो अनडॉक्यूमेंटेड अफराद हैं, ठीक है, जो रेफ्यूजीज नहीं है, उनमें रेफ्यूजीज थोड़े से होंगे, जो यहाँ आने वाले हैं, माइग्रेंट्स हैं, उन्हें भेजना होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। पुलिस उन पे ना छोड़े, एक अच्छे तरीके के साथ थोड़े से बजट खर्च कर लें। बहुत नुकसान उठाया है, चंद $100 मिलियन रखते हैं उनके साथ, उनको इज्जत के एहतराम के तरीके के साथ वापस भेजें। ठीक है जी, पैनल की राय सामने है। 24 घंटे काम करते हुए वो मौजूद हैं, उनकी न सिर्फ स्क्रूटनी बल्कि उनका रजिस्टर होना जरूरी है। कानूनी तौर पर मौजूद हैं तो हुकूमत पाकिस्तान भी कहती है वेलकम, लेकिन गैर कानूनी तौर पर अब इजाजत इस मुल्क में रहने की नहीं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।